हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसुम। आज जो लॉरेंस कोहलबर्ग को डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं इनकी अवस्था से। इन्होंने 3 स्तर 6 अवस्थाएँ दी हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होती है इनके क्वेश्चन को, तो आज डिस्कस करेंगे बहुत ईजिली से कि आप आसानी से समझ जाएं और क्वेश्चन का आंसर सही करें, गलत ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं, जैसे हिंज या हाइजेन की एक स्टोरी है जिसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने थ्योरी में बेस बनाया है, उसको रखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। सबसे पहले जान लेते हैं नैतिक विकास कहते किसे हैं, उसके बाद उसकी अवस्था का सिद्धांत हम जानेंगे। तो नैतिक विकास कहते किसे हैं, तो हम कह सकते हैं नैतिक विकास का जो अर्थ होता है बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। कि हम उम्र के साथ हम धीरे धीरे जो बड़े होते हैं, हमारा जो विकास होता जाता है उम्र के साथ साथ हम जब बढ़ते हैं, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो हम बढ़ते रहते हैं उम्र के साथ साथ, उसमें हम चीज़ों को सही या गलत होने के बारे में जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम नैतिक विकास कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि नैतिक विकास का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिनके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं या उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे के गलत का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। कि सामने वाले ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, मूल्यांकन करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। ये तो हो गया नैतिक विकास। अब हाइजेन के या हिंज की एक स्टोरी सुन लें जिसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने एक थ्योरी में बेस बनाया है, रखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने हिंज की एक स्टोरी पे बताते हुए कहा कि हिंज एक क्या कहते हैं, यूरोप का एक निवासी था। हिंज काफ़ी गरीब था। उसकी वाइफ को बीमारी हो जाती है और जो डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर कहता है ये बहुत भयंकर बीमारी है, अगर सही से टाइम पर अगर आपकी वाइफ को दवा नहीं मिली तो आपकी वाइफ की डेथ हो सकती है। और फिर हिंज को एक दवा बताते हैं कि आप ये दवा ले आइए। हिंज बहुत ढूंढते हैं, ये हाइजेन बहुत ढूंढते हैं वो दवा को, लेकिन वो दवा मिलती नहीं है। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद एक मेडिकल स्टोर पे या एक जगह उसको दवा मिल जाती है। वो जाकर मेडिकल स्टोर वाले को कहता है कि मुझे ये दवा चाहिए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, अगर ये दवा मेरी वाइफ को नहीं मिली तो मेरी वाइफ मर जाएगी। मेडिकल स्टोर वाला उसकी मजबूरी को सुनता है। सुनने के बाद उस दवा की प्राइस को 4 गुना या 5 गुना बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद बढ़ा देता है और कहता है तुम अब इसको जो है आप हमें पैसे दीजिए इसके, तभी हम आपको ये देंगे। लेकिन अब हाइजीन के पास या हिंज के पास तो पैसे हैं नहीं, वो बहुत कहता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार हिंज जानता है चोरी करना गलत बात है, लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त उसकी बीवी की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसको मारता पीटता है और दवा चोरी करता और लेकर भाग जाता है। तो ऐसी जो कहानियाँ थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई और बच्चों को सुनाने के बाद बच्चों के सामने किस प्रकार के उनके सामने दुविधा आती है, किस प्रकार के वो किन अवस्था के बच्चे जो हैं किस चीज़ को किस हिसाब से जवाब देते हैं, दुविधा में पड़ते हैं, किस चीज़ पर तर्क करते हैं या सही है या गलत, इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने अपने सिद्धांत में, इस अवस्था का सिद्धांत में बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने 2 चीज़ों को मुख्य माना है अपने लॉरेंस कोहलबर्ग ने, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना। तो नैतिक दुविधा वो होता है जब हम सही या गलत या किसी 2 चीज़ों में से एक को चुनने का जो हम संघर्षशील रहते हैं, एक चीज़ों को समझने में संघर्षशील रहते हैं, उसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। और जब उन्हीं 2 में से चीज़ों को जब हम किसी एक को चुन लेते हैं तो उसे नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक, ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का अवस्था का सिद्धांत, ध्यान देना है, उन्होंने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। और इसमें 6 अवस्थाएं हैं। पहला है, देखिए लाइन से लिखा हुआ है क्योंकि हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं, तो 2, 2, 4 और 2, 6 अवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। स्तर 3 हैं, अवस्थाएं 6 हैं। तो पहला पूर्व परंपरागत स्तर, इसकी एज उन्होंने बताई है 4 से 10 वर्ष। और दूसरी है परंपरागत स्तर जिसकी एज है 10 से 13। उत्तर परंपरागत इसकी एज है 13 से एबव, 13 या इसके ऊपर।
चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूर्व परंपरागत असर जो पहली अवस्था जिसमें आयु बताई है 4 से 10 वर्ष, इसमें पहली अवस्था जो है स्तर की पहली अवस्था है दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, वो सही है गलत उसे तो पता होता नहीं है, तो क्या करते हैं उसके बड़े जो होते हैं या उसके माता पिता उसे आज्ञा का पालन अगर वो नहीं करता तो उसे दंड देते हैं। तो बच्चा डर के कारण उनकी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है, नियमों को मानता है डर के कारण कि अगर वो नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। ये हो गई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था अभिरुचि व प्रतिफल, ये पूर्व परंपरागत असर की दूसरी अवस्था है। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो रुचि के अनुसार करता है, यानी अगर वो पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है, वो अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है कि मेरी रुचि है, वो अपने व्यवहार को खुलकर वो सामने नहीं ले आ पाता क्योंकि बच्चा भी छोटा है। तो जो उसको पसंद होता है उसको प्राथमिकता देता है और पुरस्कार पाने के लिए वो नियमों का पालन करता है कि वैसे करेगा तो उसको पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। ये अभिरुचि और प्रतिफल का हो गया। नेक्स्ट हमारा तीसरी जो अवस्था होती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो लोगों से प्रसिद्धि पाने के लिए प्राप्त करता है कि ये अच्छे बच्चे हो और या आप अच्छी बच्ची हो या अच्छा बच्चा हो, ये काम आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, तो वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ऐसा काम करता है। तो ये तीसरी अवस्था की। चौथी अवस्था है अधिकार संरक्षण की अवस्था। इसमें जो होता है बच्चा अपने क्या कहते हैं नियमों के प्रति जागरूक हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि वो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, तो नियमों के और व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाता है और वो नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेही भी हो जाता है क्योंकि वो बड़ा हो गया, वो नियमों को जानने लगता है, व्यवस्था को जानने लगता है, अधिकारों को जानने लगता है, तो इस प्रकार वो करता है। पांचवी अवस्था की बात कर लें तो पांचवी है सामाजिक अनुबंध अवस्था, जिसमें अब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच चुका है। सामाजिक अनुबंध, इस अवस्था में जो बच्चा क्या होता है नैतिक मूल और चारित्रिक मूल के संबंध अच्छे और बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बच्चा जो बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक जो होता है अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देता है और समाज उसकी एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को करने का प्रयास करता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे वही काम करते हैं जो उन्हें सही लगे क्योंकि बच्चा किशोरावस्था में चला गया है, तो अब वो अभी तक यहाँ पर वो नियमों का पालन करता था दंड से, है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बन रहा है, चीज़ों को समझने का प्रसाद हुआ है, समझने लगा है ना, समाज में व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर बात कर रहा है क्योंकि लेकिन अभी वो छोटा है, कुछ भी करेगा तो उसको दंड मिलेगा, उसको नियमों का अकॉर्डिंग चलना। लेकिन जब यहाँ बच्चा किशोरावस्था में हो गया है, उसकी समझ का विकास हो गया है, अब बच्चा क्या है अपनी समझ से कार्य को करता है, सही गलत वो कुछ भी सोचता है तो वो कहता है कि वो सोचता है कि जो नियम बना है इसमें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं, वो इस प्रकार सोचता है। जैसे एक व्यक्ति है उसकी जान बचाने के लिए या तो हाइजीन की हम बात कर लें, हिंस जो है अगर दवा चोरी ना करता तो क्या होता उसका, तो इसके लिए ज़रूरी था वो चोरी कर ले क्योंकि अगर जीवन उसकी वाइफ की अगर वो ना चोरी करता उसकी वाइफ की ज़िंदगी जा सकती थी, उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो इस चीज़ों को वो जो तर्क कर सकता है चीज़ों को, है ना, तो ये उस अवस्था में हो गई। छठी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये सर्वोपरि अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। बच्चा का जो आचरण होता है दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना कि दूसरे क्या सोचेंगे इसके विचार किए बिना ही वो अपने आंतरिक रूप से आदर्शों के द्वारा होता है। वो बच्चों के यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है, ठीक है, वो आंतरिक रूप से प्रदर्शित होता है, वो खुद सही और गलत वो तर्क दे सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। तो ये छठी अवस्था उच्च अवस्था होती है, उसमें बाहरी दबाव बिल्कुल भी नहीं होता, बच्चा अपने से ही हर तर्क करके चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो ये आपके मॉरल डेवलपमेंट हो गया, जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, जिसे कोहलबर्ग ने, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देन ये इजी ही है लेकिन थोड़ा समझ लेंगे। जहाँ पर दंड की बात हो, आज्ञा पालन की बात हो, बच्चा छोटा है तो नियमों को मानेगा, डर के मारे मानेगा। अगर वो सोच से थोड़ा बढ़ रहा है, आगे चीज़ों को समझ रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, तर्क दे रहा है, चीज़ों को अंततः अपने आंतरिक रूप से अपने आदर्शों को आंतरिक रूप से वो क्या कहते हैं कि आदर्शों को मान रहा है, तो वो जो किशोरावस्था में हो गया है, नियमों को मानता नहीं है, एक तर्क देता है, तो ये उत्तर परंपरागत स्तर है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।